नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पुरानी कहावत है कि द बेस्ट डिफेंस इज अ गुड ऑफेंस, मतलब अच्छा आक्रमण ही रक्षा की सबसे बेहतर नीति है। खास तौर से जब चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क पड़ोस में हो, जिनकी मक्कारी और दगाबाजी के सामने डिफेंसिव पॉलिसी अपनाना पीठ में खंजर घोंपने वाले को गले लगाने जैसा है। इसीलिए भारत ने अब नई पॉलिसी अपना ली है, ऑफेंसिव डिफेंस। एलएसी यानी चीन से लगती सरहद को लेकर बड़ी खबर आई। एक रिपोर्ट के जरिए कहा गया है कि भारत ने हाल ही में अपने 50,000 जवानों को एलएसी पर शिफ्ट कर दिया है। फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। सवाल यह है कि क्या चीन फिर कोई हिमाकत करने वाला है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अब वक्त नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। बहुत बड़ी तैयारी है। क्या फिर चीनियों के पिटने की बारी है? सवाल तो है, क्योंकि लद्दाख वाली सरहद पर फिर से हलचल तेज होने लगी है। टैंकों की गड़गड़ाहट से घाटियां गूंजने लगी हैं। लड़ाकू विमानों की गूंज से आसमान थर्राने लगा है। तय हो चुका है कि हमारे जांबाजों ने एलएसी के पार चीन की जंगी बीमारी की परमानेंट सर्जरी करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक चीन से जारी तनाव के बीच 50,000 सैनिकों को सीमा पर भेजा गया है। चीन से लगते 3 अलग अलग इलाकों में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। इसके अलावा फाइटर जेट की संख्या में भी इजाफा किया है। मौजूदा वक्त में देश के 2 लाख जवान चीन से लगते बॉर्डर पर तैनात हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में भारतीय सैनिकों की तैनाती में पिछले साल के मुकाबले 40% की बढ़ोतरी हुई है। यानी एलएसी पर किसी भी साजिश से पहले ही ड्रैगन की नस्लों को नर्क में भेजने का पूरा इंतजाम हो चुका है। सवाल यह है कि एलएसी पर सैनिकों की तैनाती क्यों बढ़ाई गई? बड़ी संख्या में फाइटर जेट क्यों तैनात किए गए? क्या चीन फिर कोई साजिश को अंजाम देने वाला है? ये सवाल इसलिए मौजू है क्योंकि फरवरी में डिसएंगेजमेंट पर सहमति के बाद ये तय हुआ था कि दोनों पक्ष तनाव कम करेंगे। धीरे धीरे फौज की तैनाती कम की जाएगी। मैं इस वक्त लेह में हूँ। गलवान की साजिश को पूरे 1 साल हो चुके हैं। इस 1 साल में बहुत कुछ बदल भी चुका है, लेकिन इस 1 साल के बाद भी एक चीज जो नहीं बदली वो है चीन की विस्तारवाद नीति और उसके साजिशों रचने की लगातार कोशिशें। दरअसल चीन लगातार अभी भी बातचीत का ढंग या फिर ढोंग जरूर रच रहा है, लेकिन लगातार वो उसके पीछे अपनी जंगी तैयारियां भी कर रहा है। चीन की जंगी सनक की तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं। जब 2 दिन पहले तिब्बत के पठारों में जिनपिंग के जल्लादों ने बारूदी तमाशा दिखाया था। इस युद्धाभ्यास को तिब्बत मिलिट्री रीजन ने अंजाम दिया। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि एलएसी से चंद किलोमीटर के फासले पर चीन लगातार अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। एलएसी पर चीन ने अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई है। सवाल यह है कि क्या इसी वजह से हमारे सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाई गई है? लंबे समय तक भारतीय सेना ने खास तौर पर एलएसी के इलाकों में इस तरीके की सैनिकों की तैनाती की थी जो लंबे समय तक चीन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार रह सके, यानी डिफेंसिव पोस्चरिंग। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में भारतीय सेना ने अपनी तैनाती बिल्कुल बदल दी है, और ये तैनाती इसलिए है कि अगर आक्रामक जवाब देने की रणनीति कभी भी तैयार करनी पड़े और ऐसा करना पड़े तो वो तैनाती पूरी हो और वो सैनिकों की पर्याप्त मात्रा में हो। इसी को अग्रेसिव डिफेंस पोस्चरिंग भी कहा जाता है। यानी वो दौर बीत चुका है कि चीनी घुसपैठ करेंगे, फिर बात करेंगे और नहीं माने तो मार भगाएंगे। अब सीधे प्रहार होगा। साजिश करने वाले माओ के वारिसों की तिब्बत में कब्र तैयार करने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि एलएसी पर सिर्फ जवानों की तैनाती ही नहीं, चीन पर चढ़ाई का मुकम्मल इंतजाम हो चुका है। आज रक्षा मंत्री ने खुद करीबन 63 से ज्यादा ब्रिजेस को देश को समर्पित किया, और अब इस समय हम उस इलाके में हैं जहां पर इस पुल को रक्षा मंत्री ने आज देश को समर्पित किया है। करीबन पिछले काफी लंबे समय से पीआरओ ने अपने कामकाज की तेजी को बहुत वॉर फ्रंट की तेजी से या फिर रफ्तार से बढ़ाया है, और उनका मकसद था ऐसे पुलों का निर्माण करना जिससे न सिर्फ फॉरवर्ड एरिया में यानी दूरगामी इलाकों के अंदर रह रहे रिहायशी इलाकों को या फिर रिहायशी लोगों को मदद मिल सके, बल्कि हमारी सेना की रसद और साजो सामान भी इन इलाकों में बहुत तेजी से पहुंच सके।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख में थे। एलएसी के करीब उन 63 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जिसे बीआरओ ने हाल ही में तैयार किया है। पिछले दिनों ही रक्षा मंत्री ने करीबन अरुणाचल प्रदेश में ही करीबन 10 से ऊपर ऐसे सड़कों का देश को समर्पित किया। तो आज भी करीबन 63 में से ज्यादा 29 जो हैं सड़कें या ब्रिजेस जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में है और 11 जो है लेह लद्दाख के इलाकों में है। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार इन ब्रिजेस की जरूरत क्या पड़ती है। अगर आप देखिए नीचे, मेरे कैमरा पर्सन आपको सरफेस पे दिखाएं, दरअसल ये पुल के जो टॉपिंग है या फिर इनको इस तरीके से बनाया गया है ताकि आने वाले वक्त में अगर हमारे हैवी आर्मर्ड आर्टिलरी जो है वो इन पुलों से दूरगामी इलाकों में पहुंचानी हो तो उसके लिए कोई दिक्कत ना पड़े। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि सड़क के इस निर्माणों से ही आप अपनी मोबिलाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। पिछले साल भारत ने चीन को सरप्राइज दिया था अपनी मोबिलाइजेशन कर और उसी मोबिलाइजेशन को और एक कदम आगे बढ़ाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। इन नारों, भारत माता के जयकारों से बीजिंग से लेकर चीन के गुलाम इस्लामाबाद तक के लोग जरूर कांप रहे होंगे। ये जोश उन जवानों का है जो चीन और पाकिस्तान के हर पाप को खाक में मिलाने के लिए मुस्तैद हैं। रक्षा मंत्री जवानों से मिले, बातें की, हौसला बढ़ाया और चीन समेत पाकिस्तान को चेताया कि वक्त रहते खुद को बदल ले, वरना जिन्ना से लेकर माओ के मुल्क तक का नक्शा बदल जाएगा। हम किसी को आंख दिखते नहीं, लेकिन किसी का आंख दिखाना भी हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। हमको किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुव्वत भी हमने अपनी दिखाई है। चीन और पाकिस्तान को क्लियर मैसेज देना भी जरूरी था क्योंकि चीन की करतूतें हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। बीजिंग का तानाशाह जंगी बीमारी में किस कदर बीमार हो चुका है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 6 महीने के दौरान चीन की फौज 100 से ज्यादा टैक्टिकल एक्सरसाइज कर चुकी है। इनमें से ज्यादातर मिलिट्री ड्रिल एलएसी के करीब तिब्बत में की गई। जाहिर है चीन लंबी तनातनी की तैयारी में है, इसीलिए हमारी फौज की तरफ से भी एलएसी पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक पड़ोसियों के परमानेंट इलाज का भी ऐलान अब होने ही वाला है। आजादी के बाद पहली बार भारतीय सेना के पूरी तरह से मेकओवर करने का खाका तैयार कर लिया गया है। ये इस तरह का मेकओवर होगा जिसके बाद चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मन सरहद की तरफ आंख उठाने से पहले 4 बार सोचेंगे। 2 साल में अगले भारतीय सेना किस तरह से दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शुमार हो जाएगी, उसकी बानगी देखिए। जिन कदमों की आहट से दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं, जिन परवाजों की गड़गड़ाहट सुनकर आकाश की बुलंदी सजदा करती है, जिन जंगी जहाजों की गूंज से समंदर की गहराई भी थर्राती है, ये हिंदुस्तान के जांबाजों का वो शौर्य है जिसके जिक्र भर से दुश्मनों में खौफ पसर जाता है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, देश की सरहदों के निगहबानों की ताकत अब कई गुना बढ़ने वाली है। जनरल बिपिन रावत ने देश का पहला सीडीएस बनते ही देश में थिएटर कमांड बनाने का जिक्र किया था, जिस पर अब अमली जामा पहनाने की तैयारी हो चुकी है, जिसका ऐलान भी जल्द हो सकता है। लिहाजा ये जानना भी जरूरी है कि थिएटर कमांड क्या होती है, थिएटर कमांड देश के लिए क्यों जरूरी है, कहां-कहां बनाया जा सकता है थिएटर कमांड, इससे जंग के दौरान कितनी आसानी होगी। देश की सरहद कश्मीर की घाटियों से लेकर सियाचिन की बर्फीली चोटियों तक फैली है। वहीं राजस्थान के रेगिस्तान, गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल तक के पहाड़ों पर हमारे जांबाज हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। इसके साथ ही 7,500 किलोमीटर की समुद्री सरहद पर भी जवान हमेशा तैनात रहते हैं। थिएटर कमांड में कंफर्म हो जाता है कि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बना हुआ है और ये एक साथ काम करने को तैयार हैं। 2022 तक थिएटर कमांड अस्तित्व में आ जाएगा। जरूरत और चुनौतियों के लिहाज से 2 से 4 कमांड तक हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अलग थिएटर कमांड बनाने पर विचार हो सकता है। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर सेना के नॉर्दर्न और वेस्टर्न कमांड के तहत आता है। जम्मू कश्मीर में बनने वाली इस थिएटर कमांड में इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी का पूरा हिस्सा होगा। मौजूदा वक्त में भारत में 15 लाख फौज है, 17 सिंगल कमांड्स हैं। इन सबको मिलाकर 4 से 5 थिएटर कमांड आसानी से बनाए जा सकते हैं। थिएटर कमांड बनाने की वजह से युद्ध के समय रणनीति बनाने में काफ़ी आसानी होती है। इसके अलावा रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है।
थिएटर कमांड काम कैसे करेगा, अब जरा उसे समझिए। थिएटर कमांड में तीनों सेना यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जांबाज शामिल होंगे। एक भौगोलिक क्षेत्र में तीनों सेना के पराक्रमी एक साथ काम करेंगे। तीनों का एक ही ऑपरेशनल कमांडर होगा, जिसके ऑर्डर पर बॉर्डर पार वाले दुश्मन हवा हो जाएंगे। माना जा रहा है कि अगस्त 2023 तक नए कमांड पूरी तरह एक्टिव हो जाएंगे। सवाल यह है कि थिएटर कमांड की जरूरत क्यों है? जवाब है चीन और पाकिस्तान। दोनों मुल्क सुधरने से तो रहे, इसीलिए सरहदों को महफूज रखने और देश के हर दुश्मन को जल, थल और नभ से तबाह करने की तैयारी है। देश में थिएटर कमांड का विचार कोई नया नहीं है। 1999 में करगिल युद्ध के बाद सरकार की कई कमेटियों ने खुलकर हाई डिफेंस मैनेजमेंट में संरचनात्मक बदलाव की बात कही थी, जो अब आकार लेने जा रही है। चीन की फौज यानी पीएलए की 5 थिएटर कमांड है। शिनजियांग में पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर है, जहां एलएसी पर चीन की हर साजिश का सिरा जुड़ता है। अब बात चीन की तिजोरी पर पलने वाले पाकिस्तान की करते हैं। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए 2 धमाकों से पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों की ड्रोन बम वाली साजिश सामने आ गई है। सवाल यह है कि 2 छोटे धमाके क्या बड़ी साजिश का इशारा है? ये रिपोर्ट देखिए। न शोर हुआ, न खबर लगी, न जमीन को छुआ, लेकिन पलक झपकते ही टारगेट धुआं धुआं। ऐसा ही दृश्य होता है जब ड्रोन से हमला होता है। वो छिपकर हमला करता है, रिमोट से चलता है, लेकिन बिल्कुल सटीक निशाना लगाता है। साल भर पहले मध्य एशिया के 2 मुल्कों में छिड़ी जंग में दुनिया मानव रहित ड्रोन की ताकत देख चुकी है। तुर्की के इन्हीं ड्रोन के सहारे अजरबैजान ने काराबाख को कब्रिस्तान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सवाल यह है कि क्या तुर्की से पाकिस्तान में हाफिज और मसूद के बिलों से होते हुए ड्रोन पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथ लग चुके हैं? पहला धमाका रात 1:37 पर, दूसरा ब्लास्ट रात 1:42 पर। 2 दिन पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाकों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। अफरा तफरी के बीच उस वक्त तक हमले की भनक तक नहीं थी। कोई इस बारे में कुछ सोच पाता, इतना वक्त तक नहीं मिला। ना तो दुश्मन मिले, ना ही हमले के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार से जुड़े कोई सुराग। लेकिन जैसे ही इन ब्लास्ट की जांच शुरू हुई तो सनसनीखेज जानकारियों की कड़ियां जुड़ने लगी। वैसे तो बाजवा के वर्दी वाले दहशतगर्दों से लेकर आईएसआई के कायर तक इस तरह का ड्रोन रेकी, हथियार पहुंचाने और ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए करते रहे हैं, लेकिन पहली बार इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किसी आतंकी हमले के लिए किया गया। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तानी आतंकियों के पास ऐसा ड्रोन कहां से पहुंचा। इस सवाल का जवाब साल भर पहले पाकिस्तान की इसी तरह की साजिश की पड़ताल से सामने आ चुका है। पिछले साल जून में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था, जिसकी फोरेंसिक जांच ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने की, जिसमें पाकिस्तान में बैठे मसूद और हाफिज जैसे कायरों की सनसनीखेज साजिश का पता चला। जांच में जानकारी मिली कि 24 किलोग्राम के ड्रोन का फ्लाइट कंट्रोलर क्यूब ब्लैक था। जम्मू हमले में इस्तेमाल ड्रोन मेड इन हांगकांग था। ड्रोन में पहले से कोई मिशन सेट नहीं किया गया था। ड्रोन को ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करके मैनुअल तौर पर कंट्रोल किया गया था। जांच में यह भी सामने आया था कि ड्रोन को पाकिस्तान में ही असेंबल किया गया था, क्योंकि इस तरह के ड्रोन के कंपोनेंट बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। चीन ऐसे ड्रोन बनाने का मास्टर है, तो पाकिस्तान को ये ड्रोन आसानी से मिलते हैं, जिसे आईएसआई हाफिज और मसूद के बिलों तक पहुंचा देती है। आईएसआईएस ने ऐसे ही ड्रोन्स का इस्तेमाल कर तुर्की और सीरिया में खूब तबाही मचाई। इसी तरह के ड्रोन और क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर हमारे मुल्क में भी धमाका किया गया है। शुक्र यह है कि बहुत ज्यादा तबाही इसकी वजह से नहीं हुई, लेकिन चिंता इस बात की है कि चीन ही नहीं, पाकिस्तान का एक और मालिक तुर्की भी इसी तरह के ड्रोन बनाने में माहिर है। नागोर्नो काराबाख में चली जंग में तुर्की के ड्रोन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे। तुर्की से खरीदे गए ड्रोन की बदौलत ही अजरबैजान ने आर्मेनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ये तस्वीरें तुर्की के उसी TB2 ड्रोन की हैं, जिसने काराबाख में भीषण तबाही मचाई और जिसे अब पाकिस्तान जैसा दहशतगर्द मुल्क भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। TB2 को ड्रोन जगत का स्टार माना जाता है। बायरक्तार TB2 ड्रोन मीडियम रेंज का ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल टोह लेने के साथ ही हमला करने में किया जाता है। इस ड्रोन को तुर्की की बायकर नाम की एक कंपनी ने बनाया था। ये मिसाइल ले जाने में सक्षम दुनिया का सबसे छोटा ड्रोन है।
खास बात यह है कि ये ड्रोन खुद ही टारगेट को लोकेट कर हमला कर सकता है। साथ ही ड्रोन में लगे कैमरे में हमले की तस्वीरें भी कैद होती रहती हैं। ड्रोन साइज में छोटे होते हैं, 1.5 से 2 घंटे की उड़ान भर सकते हैं, अपने साथ 4 से 5 किलो वजन ले जा सकते हैं और ड्रोन को ट्रेस और ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि अगर इस तरह के हमले ड्रोन के जरिए किए जाएंगे तो उन्हें कैसे नाकाम किया जाए। इसी साल जनवरी में आर्मी डे परेड के दौरान पहली बार देश की ड्रोन ताकत से भी दुनिया रूबरू हुई, जिनके जरिए दिखाया गया कि बिना सरहद में घुसे दुश्मन के टैंक, टेरर कैंप से लेकर हर ठिकाना कैसे तबाह किया जाता है। इसमें 75 ड्रोन शामिल थे। सभी 75 ड्रोन एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर अंदर तक मार कर सकते हैं। हर ड्रोन का टारगेट अलग होता है। सभी 75 ड्रोन मिलकर दुश्मन के सीने में 600 किलो तक बारूद बरसा सकते हैं। इसमें मदर ड्रोन सिस्टम को भी दिखाया गया। मदर ड्रोन से 4 चाइल्ड ड्रोन निकलते हैं, चारों अलग अलग दिशा में अपने टारगेट को तबाह कर सकते हैं। 90 के दशक में अमेरिका ड्रोन का इस्तेमाल मिलिट्री सर्विलांस के लिए करता था। अब ड्रोन्स का इस्तेमाल फिल्मों की शूटिंग से लेकर फोटोग्राफी, सामान की डिलीवरी से लेकर काफी सारी चीजों में होने लगा है। हमारे देश में भी दुर्गम इलाकों में दवाओं से लेकर कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी भी ड्रोन से हो रही है। वहीं पाकिस्तान ड्रोन से हथियार भेजने और आतंकी साजिशों को अंजाम देने में लगा है। इसीलिए ऐसी आतंकी सोच और दहशतगर्दों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान गर्त में समा चुका है। पर्वा देश की में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।